कि पंजाब में आप काम करना चाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में काम करना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान में काम करना चाह रहे हैं, तो मेरे सिंध ने क्या कसूर किया है? तो अगर वज़ीर आला सिंध ये बात करता है तो उनको नागवार गुजरती है। वो कहते हैं यार किसी ना किसी तरीके से इसकी ज़बाबंदी करो, इसका मुंह बंद कर दो, क्योंकि वो इनकी लाइन को टो नहीं कर रहा। और लाइन को क्यों टो नहीं कर रहा? क्योंकि आप हमारे आइनी हुकूक हमें नहीं दे रहे। हम खुश होंगे कि जिस तरह पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 156 में ये कहता है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है वो रैशनल तरीके से, फेयर तरीके से, एक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि सूबा सिंध को आप इग्नोर करें और बाकी सूबों को तरजीह दें। हम तो कहेंगे जिस तरह आप बाकी सूबों को तरजीह दे रहे हैं उसी तरीके से हमारे सूबे को तरजीह दें। तो अगर चूँकि पढ़ा लिखा वज़ीर आला है, पढ़ा लिखा चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, वो इन तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके एक कौमी असम्बली में बात करता है और एक ख़त लिखता है वफाकी हुकूमत को, अपना डिसेंट देता है, तो आपको नागवार गुजरती है वो बात। और चूँकि आप जो सवालात उठाए जा रहे हैं उन सवालात का आप जवाब नहीं दे पाते तो आप इल्ज़ामात पर आ जाते हैं। तो आज फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने फ़ैसला किया है कि हम जो पैसे सिंध को देते हैं उसको ऑडिट करेंगे। कोई एहसान करते हो भाई तुम पैसा दे के सिंध को, या आप कोई एहसान कर रहे हैं आप सूबा सिंध को पैसा दे के? आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये। आईने पाकिस्तान आर्टिकल 160 में एनएफसी की मद में हर सूबे को उसके पैसे देता है। तो तहरीक इंसाफ कोई एहसान थोड़ी कर रही है सिंध हुकूमत के ऊपर, यह हमारा आईनी हक है। फिर कहते हैं कि हम पैसों का ऑडिट करेंगे। इन कम अक्लों को यह नहीं पता कि ऑडिट करना वफाक की जिम्मेदारी है और हर सूबे के फंड्स को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करता है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करता, पीपल्स पार्टी के मातहत काम नहीं करता, वो वफाकी नुमाइंदा है, वफाक के मातहत काम करता है। और हर साल हर सूबाई हुकूमत के फंड्स को ऑडिट किया जाता है। अब इनको पता ही नहीं है, लेकिन बस बयानबाजी करनी है, बातें करनी है। मौसूफ कहते हैं कि आर्टिकल 140A का निफाज होना चाहिए सूबाई सिंध में। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 140A सिर्फ सूबाई सिंध के लिए है? पंजाब के लिए नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है, इस्लामाबाद के लिए नहीं है। आप हमको ताना मारते हो कि हमने एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट नहीं रखी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा फवाद चौधरी साहब, क्या आपके बोजदार ने लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को रखा या ख़त्म कर दिया? आपके महमूद ख़ान ने लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को रखा या ख़त्म कर दिया? आपके इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को रखा या ख़त्म कर दिया? आप हमें कह रहे हैं कि हमारा निज़ाम एम्पावर्ड नहीं है। हमने निज़ाम को चलने तो दिया, हमने वसाइल प्रोवाइड किए। अब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मेयर ना माने, उस पर हमारे एतराज़ात हो सकते, तनकीद हो सकती है, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस बात का तो आप एतराफ़ करें कि अगर मकामी हुकूमतों का निज़ाम पूरे पाकिस्तान में कहीं चला तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के तहत सूबा सिंध में चला। हमने इस बात पे एतराज़ नहीं किया कि कराची का जो बल्दियाती निज़ाम है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले है। आपने एतराज़ किया कि लाहौर का बल्दियाती निज़ाम नून लीग के पास है। आपने एतराज़ किया कि इस्लामाबाद का बल्दियाती निज़ाम नून लीग के पास है, तो आपने उस निज़ाम को चलता कर दिया। बात करते हैं 140A की। मैं सवाल पूछना चाहूँगा 140A की। आज कराची सरापा एहतजाज है। ये जो बिल्डिंग है गिरने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट कर रही है,
इन बिल्डिंग्स को कमर्शलाइज करने का फैसला किस जमाने में हुआ था? ये जो सड़कों को कमर्शलाइज किया गया था कराची शहर में, ये 2003 में किया गया, और उस ज़माने में एक बड़ी एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट थी। नेमतुल्ला साहब कराची के सिटी नाजिम थे, अल्लाह बख्शे उनको। दूसरी बार कमर्शलाइजेशन 2006-2007 में हुई, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के सिटी नाजिम थे, उन्होंने फैसला किया। कमर्शलाइजेशन हो गई 2003-2004 में, बिल्डिंगें बन गई। इस कमर्शलाइजेशन को अदालतों में चैलेंज किया गया। एक बड़ी मशहूर एनजीओ है कराची की, शहरी के नाम से, वो अदालत से रुजू करती है कि ये कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी गलत है, तो अदालत कहती है नहीं, ये पॉलिसी ठीक है, और कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी को इंडोर्स कर दिया जाता है। आप, मैं, सड़क पर चलने वाला आदमी और लोग उस पॉलिसी के तहत जो बिल्डिंग्स बनती हैं, कोई अपार्टमेंट ख़रीदता है, कोई दुकान ख़रीदता है, आज 2019, 2020, 2021 में फ़ैसला किया जाता है कि नहीं, वो गलत हुई है। और मुझे हैरत है कि वो लोग जो कराची शहर से 14 सीटें लेके बैठे हैं, जिनके लीडर ने अपने घर को रेगुलराइज कराया है, वो सियासी जमात खामोश बैठी है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब भाग गए, या मुराद अली शाह साहब के अंदर अगर थोड़ा सा एहसास होता तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब वकील हैं पेशे से, तो ये बात शायद वो समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं वो, कि जजेस डोंट स्पीक बाय देयर वर्ड्स, दे स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। तो वो जो टीवी पे टिकर्स चले, वो तो किसी अदालती फ़ैसले में लिखे हुए नज़र नहीं आए, लेकिन हाँ, वो जो अदालती फ़ैसला है, जो मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि रेलवे की ज़मीनों को बेचने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसकी मीटिंग गवर्नर हाउस में हो रही है। वो गवर्नर हाउस जो कि इमरान खान साहब को इख्तदार में आके गिरा देना था, उसकी दीवारों को ख़त्म करके पब्लिक के लिए खोल देना था। 50 लाख घरों को तो काम नहीं कर पाए, लेकिन एक अपने गवर्नर को घर दे दिया उन्होंने। हाँ, एक घर बनाया है उन्होंने। अदालती फैसले में लिखा हुआ है ये कि रेलवे की ज़मीनों को बेचने का, प्राइवेटाइज करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? गवर्नर हाउस में बनाया जा रहा है। इसके ऊपर कोई नोटिस लेना वजीर आज़म। वही अदालती फैसला फवाद चौधरी साहब के कॉलीग आज़म स्वाति साहब के बारे में, वफाकी वजीर रेलवे के बारे में जो बातें करता है, वो वफाकी हुकूमत के दावों की कलई खोल देती है कि ये है परफॉर्मेंस इन लोगों की। वो हुकूमत जो अपने आप को कहती है ना एहसास, उनके एहसास का ये आलम है, और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस बात को नोट किया है अपने फैसले में कि उनके एहसास का आलम यह है कि वज़ीर मौसूफ़ ये कहते हैं कि अगर मेरे जाने से कोई ज़िंदा बच जाए तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने 2017 में जब लोधरा का वाक़या हुआ था, तो उस वक्त के वफाकी वज़ीर रेलवे के लिए कहा था इसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, दो नहीं एक पाकिस्तान का दावा करने वाले, एक नहीं दो पाकिस्तान क्रिएट करके बैठे हैं। एक पाकिस्तान वो जो कि एक आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, मिस्कीन के लिए है, और दूसरा पाकिस्तान वो जो इनकी एटीएम्स के लिए है, इनके इमरान खान साहब के लिए। ये लोग कहते हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब की लाइन है ना, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। ये लोग माजी की हुकूमतों के ऊपर तानाकसी करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का टोटल डेट पिछले 3 सालों में 13 खरब रुपए इजाफा हुआ है, उसमें 13 ट्रिलियन रुपीस, 13 खरब रुपए। ये डॉक्यूमेंटेड बातें, आप चेक कर सकते हैं। अगर मई तक का मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दूं तो 12.4 ट्रिलियन रुपीस है। मैं आपको नंबर बता रहा हूं। सर्कुलर डेट पाकिस्तान का जब ये लोग आए थे तो 1100 खरब रुपए था, 1.1 ट्रिलियन। इस वक्त वो बढ़कर 2600 खरब,
2.6 ट्रिलियन हो चुका है, 2600 अरब, 2.6 खरब रुपए हो चुका है। और ये कहते हैं कि हम अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं। ये माजी की हुकूमतों के ऊपर ताना करते हैं। चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल, अभी जो गैस सेक्टर का आपका सर्कुलर डेट आने वाला है वो आपको पता चलेगा। ये सारे स्कैंडल्स किसके दौर में हुए हैं? इनके दौर में हुए हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। कोई एक शख्स मुझे आप बताएंगे कि चीनी स्कैंडल में जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो? कोई एक शख्स बताएंगे आप? इनकी कार्रवाई का तो ये आलम है कि इनका प्रोसिक्यूटर जाके अदालत में बयान दे के आता है कि नहीं, जहांगीर खान तरीन साहब को अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुर्शीद शाह अरेस्ट होगा, फर्रुख शाह अरेस्ट होगा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब अरेस्ट होंगे, फरियाल तालपुर साहब अरेस्ट होंगी, शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट होंगे, साद रफीक साहब अरेस्ट होंगे। लेकिन नहीं, अद्वियात का स्कैंडल आता है तो हटा दिया जाता है, मुस्ताफ़ी कर दिया जाता है और कहते हैं खान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं सवाल पूछना चाहूँगा, कोई कार्रवाई हुई अभी तक अद्वियात स्कैंडल के ऊपर? कार्रवाई तो छोड़े, आमिर कियानी साहब को इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बना दिया अपनी पार्टी का। और आमिर कियानी साहब के साथ जो कराची के कुछ लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? पेट्रोल सस्ता हुआ, पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल अवेलेबल नहीं था, इनकी नाअहली की वजह से किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई? नहीं। आटा स्कैंडल, नहीं। वो एक स्पेशल असिस्टेंट को रिसेंटली हटाया गया, नदीम बाबर साहब को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लें या पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात कह लें। कोई कार्रवाई होते हुए नजर आई आपको? नहीं, कुछ नहीं, ज़ीरो। तो जुर्म हमारा ये है कि हम कहते हैं भाई आर्टिकल 158 कहता है गैस के ऊपर पहला हक उस सूबे का होगा जिस सूबे से गैस दरियाफ्त होगी। खैबर पख्तूनख्वा से जो गैस मिलती है वो खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरियात को पूरा करती है। हम खुश हैं कि उनको उनका आइनी हक मिल रहा है, लेकिन सूबा सिंध के अंदर हमें हमारे हिस्से की गैस नहीं मिलती। गैस की लोड शेडिंग होती है, चाहे हमारे घरेलू सार्फिन हो, सनती सार्फिन हो, ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो। ये तमाम रिकॉर्ड पर हैं चीज़ें। आपके हमारे जो सनतकार हैं वो बातें करते हैं इस बारे में कि जी हमें गैस नहीं मिल रही। पानी 91 का वाटर रिकॉर्ड बड़ी बड़ी बात करते हैं कि सिंध के अंदर पानी चोरी हो रहा है। वो भाई गुड्डू पे चेक कर लें कि कितना पानी सिंध में दाखिल हो रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पानी के हवाले से आपके अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने अपनी रिपोर्ट में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स किया है। आप कहते हैं पानी चोरी हो रहा है। 1991 का वाटर रिकॉर्ड कहता है 10 मिलियन एकड़ फीट समंदर बोस होना है, समंदर में जाना है। अगर वो पानी जा रहा होता तो मेरे ठट्टा बदीन सजावल की ज़मीनें इस वक्त समंदर बोझ नहीं हो रही होती। आप प्रोपेगेंडा करते हैं बैठ के कि पानी चोरी हो रहा है। क्या कर लिया आपने हमारी उस ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए? आपको कुछ करना था तो आइए कोस्टल हाईवे बनाइए, उस ज़मीन को सिक्योर करें। लाखों एकड़ ज़मीन सूबाई सिंध की, हारियों की बात कर रहे थे आज, लाखों एकड़ ज़मीन सूबाई सिंध की समंदर बोस हो गई है। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायर्ड पानी का क्वांटम है वो समंदर में नहीं जा रहा। और वो इसलिए नहीं जा रहा कि पानी आप भेजते नहीं हैं। मुतनाज़ा कनाल्स को आप लोग चलाते हैं। वफाक की चारों सूबों से अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कनाल, स्पेशली चश्मा झेलम कनाल, जब फ्लड सीज़न आएगा तब चलाई जाएगी, वरना नहीं चलाई जाएगी। चलाई जाती है। तो अगर सूबाई सिंध का वज़ीर आला, सूबाई सिंध का वज़ीर इरिगेशन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन इस इशू को रेस करता है तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? और हम बार बार कहते हैं कि हमारा गिला पंजाब से नहीं है, हमारा गिला इरसा से है। वो इरसा जो कि आपके हुकूमत के दौरान अपना काम फेयरली, इक्विटेबली नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहे तो आप दस्तावेजात दिखा दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए
तो खुदारा ये जो आप लूट खसूट की बातें करते हैं, चोरी चकारी की बातें करते हैं, माजी की हुकूमतों के ऊपर तानाकसी करते हैं, इससे निकलिए बाहर। 3 साल आपकी हुकूमत को आए हुए हो गए, एक काम आपने पाकिस्तान की आवाम की भला के लिए, फलाह के लिए नहीं किया। कोई एक अपना वादा आपने पूरा नहीं किया। और जब आप अपने आइनी कानूनी फ़राइज़ सरअंजाम नहीं देंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, सूबाई सिंध की हुकूमत अपना एतराज़, आइनी एतराज़, कानूनी एतराज़ आपके सामने भी रखेगी, आवाम के सामने भी रखेगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो मैंने उनका जुमला सुना तो कहते हैं कि इमरान खान खुद लीड करेगा। तो 2018 में किसने लीड किया था? उन्होंने कहा 2023 में इमरान खान खुद लीड करेगा। तो खुद बता रहे हैं, लगता है कि 2018 में खान साहब लीड नहीं कर रहे थे, शायद कोई और लीड कर रहा था। ये तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की वो इंडोर्समेंट करते हैं। मैंने आपको बताया एक एक पैसा जो किसी भी सूबे को जाता है उसको ऑडिट वफाकी इदारा करता है। तुम लोग तो हमें कुछ देते ही नहीं हो यार, इतने बड़े सूबे को, इतने बड़े शहर को कुछ नहीं देते हो। हमारा एतराज़ किया है कि पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बन रही है, ज़बरदस्त, फैंटास्टिक, बननी चाहिए, लेकिन मेरे सूबे के अंदर भी तो मोटरवे बनाओ, अपने फंड्स को बरूए कार लाते हुए बनाओ। आप पंजाब हुकूमत की स्कीमों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वी आर वेरी हैप्पी। सूबा सिंध के अंदर भी तो वो इन्वेस्टमेंट करो, क्यों नहीं करते? हम जब कहते हैं कि हमने तो आपको आपकी जिम्मेदारी अदा करने के लिए पैसे दिए हुए हैं, 7 अरब रुपए इंडस हाईवे के लिए दिए हुए हैं ना, 2017 दिसंबर से दिए हुए हैं, अभी तक वो सड़क नहीं बनी। तो आप तो हमारे दिए हुए पैसे जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने हमारे पैसों को किस तरीके से इस्तेमाल किया? हमने आपको बार बार कहा एक्साइज के पैसे हमारे उन्होंने हड़प कर लिए थे। ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। आज भी सूबा सिंध को इस साल के मौजूदा माली साल के एनएफसी में 85 अरब रुपए नहीं मिले, 85 बिलियन रुपीस। तो ये जो आपको डेवलपमेंट की अनोमली नज़र आती है ना सूबा सिंध में और बाकी सूबों में, उसमें एक वजह यह है कि बाकी सूबों के अंदर वफाकी हुकूमत अपना स्टेक लगाती है, अपना पीएचडीपी लगाती है। बदकिस्मती से हमारे सूबे के अंदर वो स्टेक नहीं लगाती, और इस सूबे के नुमाइंदे जो वफाकी हुकूमत में इस वक्त बैठे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उनकी ज़बाबंद है, गूंगे हैं। वो इस सूबे का मुकदमा नहीं लड़ पा रहे। अगर लड़ रहे होते तो आज शायद जब ये पीएचडीपी अप्रूव कर रहे थे या सेंसस अप्रूव कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई आवाज़ आती कि कोई शेर का बच्चा खड़ा तो हुआ जिसने हमारे हुकूक की जंग लड़ी, लेकिन ऐसी आपको कोई आवाज़ नज़र नहीं आती। ये करके मातूम जी 108 अरब रुपए नए स्कीम्स हैं कराची शहर के लिए, 108 अरब रुपए। और कराची मेगा प्रोजेक्ट की मद में जो कि 1 साल में खर्चा होना था, वो 8.5 अरब रुपए रखे गए। इसके अलावा जो केएमसी को पैसे मिलते हैं, डीएमसी को पैसे मिलते हैं, वो अलग हैं। ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। रेड लाइन इंशाल्लाह अगले 2 महीने में इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं हमेशा बड़ा, देखिए, हक बात करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट पे हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए, उसकी एक वजह है कि जब वज़ीर आला सिंध कहता है कराची सर्कुलर रेलवे की सॉवरन गारंटी दो ताकि सीपेक के तहत वो सर्कुलर रेलवे बहाल हो सके, तो वफाकी हुकूमत देती नहीं है। वही सॉवरन गारंटी पंजाब के लिए, लाहौर के लिए दे दी जाती है, तो हमारे लिए क्यों नहीं दी जाती? इसलिए मैं आपकी मीडिया की मदद मांग रहा हूँ, कम से कम इस इशू को हाईलाइट तो करें। देखिए, मेरा वो ट्रांसपोर्ट से मुतालिक ही सवाल था कि चले सर्कुलर रेलवे की आपने बात की, लेकिन कराची शहर के लिए जो बसेज हैं वो नहीं है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट को भी छोड़े, ऑरेंज लाइन को भी छोड़े, जो कराची में बसेज हैं वो नहीं है। कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इदारा होता था, खत्म हो गया। सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक इदारा होता था, वो खत्म हो गया। उसके एसेट्स अरबों रुपए के मौजूद हैं। तो हुकूमत कब संजीदगी का मुजाहरा करेगी आम शहरियों के लिए? कराची ट्रांसपोर्ट का जो इदारा था वो कौन चलाता था? केएमसी के मातहत चलता था।
केएमसी जो चला रहे थे उनको पता है, उन्होंने जो केएमसी का हाल किया है वही उन्होंने बाकी नहीं, ट्रांस ट्रांसपोर्ट मेरी डिपार्टमेंट, मेरी केटीसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरी चलाता मेरी था, मेरी एसआरटीसी भी मेरी और केटीसी भी। मेरी बात तो सुन, एसआरटीसी तो हम चलाते हैं, हाँ। सिंध का है, मैं कराची की बात कर नहीं, रहा हूँ। केटीसी अच्छा भी सुने ना ट्रांसपोर्ट मेरी डिपार्टमेंट बात तो का सुने ना, मैं हमेशा इस बात को बड़ा स्ट्रेट कहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के मामले के ऊपर जिस तरीके से काम करने की ज़रूरत थी हम नहीं कर पाए। 17 जुलाई को कराची की बसों के लिए टेंडर खुल रहा है, सिंध हुकूमत ने पैसे एलोकेट कर दिए, टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। रेड लाइन के लिए मैंने आपको बताया 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी कर दी जाएगी। येलो लाइन की फीजिबिलिटी के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। हमारी जो ईदी लाइन है वो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं सवाल आपसे आपके सामने पूछना चाहूँगा कि वो वफाकी हुकूमत जो अपने आप को बड़ा चैम्पियन कहती है, बड़ा ज़बरदस्त कहती है, वो 6.5-7 साल से अभी तक ग्रीन लाइन कंप्लीट नहीं कर पाई, इसका भी इल्ज़ाम अब हम पे ठहराएंगे? ये तो रिकॉर्डेड बात है ना कि 7 साल हो गए हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल उन्होंने खोद दिया, अभी तक ग्रीन लाइन ये कंप्लीट नहीं कर पाए। तो मैं जहाँ अपनी कोताही है उसको हमेशा मानता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जो वफाक को जिस तरीके से इस शहर के लिए काम करना चाहिए था उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। 7 साल हो गए हैं, ग्रीन लाइन का मंसूबा अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। ये बताइएगा कि अभी आप पानी के मामले पे आपने बड़ी बात भी बताया, अपना मौका रखा सिंध हुकूमत का। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जब पानी के मामले पे वज़ीर आला सिंध से बात करने की कोशिश की तो वो जूते छोड़ के चले गए, क्या कहेंगे आप? ये वफाकी हुकूमत बात करने पर बिलीव ही नहीं करती। अगर बात कर रही होती तो वज़ीर आला सिंध तो आज भी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध तो हर जगह हर फोरम पे सिंध की नुमाइंदगी करते हैं, सिंध का मुकदमा लड़ते हैं, बट वफाक की वो दिलचस्पी नहीं है। मैं एक चीज़ भूल गया था बताना आपको, एक और आज इनका यू टर्न, बड़ी मेहनत के बाद पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों ने जिद्दोजहद की थी मीडिया प्रोटेक्शन बिल के हवाले से। सिंध वो पहला सूबा बना जिसने उस बिल को अप्रूव किया और आप सहाफ़ियों को स्टैंडिंग कमेटी में साथ बिठा के उस बिल को अप्रूव कराया गया था। जब वो बिल सिंध असेंबली से पास होने के बाद गवर्नर साहब के पास गया तो गवर्नर साहब ने उस बिल को रद्द कर दिया है और रद्द करने के बाद वापस असेंबली को भेज दिए। ये वो लोग जो अपने आप को इजहार राय के अलमबरदार हुकूमत में आने से पहले कहते थे। जी ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन होते हैं बस ऑब्जेक्शन फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्शन, हम फिर पास करके देंगे वो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो आपको बड़ी बड़ी, और मुझे हैरत हो रही थी आज फवाद चौधरी साहब कराची प्रेस क्लब आए हुए थे और ये सारी बातें वो प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के सामने कर रहे थे, लेकिन उनका अपना किरदार, उनके अपने गवर्नर का किरदार ये है कि जब सिंध सहाफ़ियों को, मीडिया प्रैक्टिशनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून साजी करती है, जो कि आपका एक देरीना मुतालबा था, तो वो इजहार राय के अलमबरदार उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको अप्रूव नहीं करते। ये शो करता है कि इनकी सोच क्या है, ये डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में क्या सोचते हैं। दहशतगर्दी के आपने केसेस जिनके ऊपर दाखिल किए, उन्होंने गिरफ्तारियां देकर सिंध हुकूमत को चैलेंज किया है कि हमें दहशतगर्द साबित किया जाए। सुना है अब आप दहशतगर्द उनको साबित करने के बजाय पीछे हट रहे हैं। देखिए, हम किसी को दहशतगर्द साबित नहीं करते, यह अदालती मामला होता है। कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा जो है वो तफ्तीश करता है, तहकीकात करता है और कानून के मुताबिक उस तफ्तीश को किया जाता है और बाद में अदालत के सामने उस चीज़ को सबमिट किया जाता है, अदालत फ़ैसला करती है। वो जो कल गिरफ़्तारी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो गिरफ़्तार सिंध हुकूमत ने उनको नहीं किया, उन्होंने गिरफ़्तारी अपनी ख़ुद पेश की। तो मैं समझता हूँ वो लोग जो बहुत अरसे से फ़ारिग थे वो अपने आप को वापस मसरूफ़ करने की एक कोशिश करें, उनका हक़ है वो करें, लेकिन जो चीज़ भी होगी सूबे में वो आइन और कानून के मुताबिक होगी। अगर कहीं कानून शिकनी हुई है तो नेचुरली कार्रवाई बनती है, कार्रवाई का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन फ़ैसला कि आया कानून शिकनी हुई नहीं हुई, कोई दहशतगर्द है नहीं है, किसी ने कानून को तोड़ा है नहीं तोड़ा, इसका फ़ैसला कोई हुकूमत नहीं करती है, वो पाकिस्तान की अदालतें करती हैं। ये बताइएगा कि सेनेट इंतखाबात में हमने देखा कि सिंध में भी हुकूमती जमातें और हुकूमती जमात और विपक्षी जमातों में आपस में बड़ा कशीदगी रही, लेकिन जैसे ही वो सेनेट इंतखाबात खत्म हुए तो कशीदगी थम गई, पॉलिटिकल मामला तो फिर एकदम स्मूथ होना शुरू हो गए, चलते रहे। लेकिन अब हमने इस बार फिर ये देखा है कि जो पीटीआई है और उसके साथ जो उसके साथ की जमातें हैं, एक बार फिर उनका जो है तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना जो है वो पीपल्स पार्टी से हुकूमत के खिलाफ रोजाना की बुनियादों पर और ये एकदम से ये प्रेशर किसी वजह से बिल्डअप किया जा रहा है, क्या आप इसको किस तरीके से? प्रेशर की मैं आपको वजह बता रहा हूँ, वो चाहते हैं कि सिंध का मुकदमा वफाक के सामने ना लड़ा जाए। वो चाहते हैं जिस तरह बोजदार खामोश है, महमूद खान खामोश है,
जाम कमाल साहब कभी कुछ बोलते हैं तो अब आपने देख लिया बलूचिस्तान में भी क्या उनके साथ किया जा रहा है। तो वो नहीं चाहते कि कोई शख्स वज़ीर आज़म के सामने खड़े होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करें। और ये जो आप सिंध असेंबली में प्रोटेस्ट की बात करें, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, यार छोड़ो इन लोगों को। ये तो वो लोग हैं जो उस असेंबली में जिसमें इनकी अपनी मेजॉरिटी है उसका माहौल ख़राब कर देते हैं। आपको दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि ऑपोजिशन तो चाहे कि असेंबली ना चले। माजी में इतनी सज़ाएं मिली हैं, काटी हैं, भुगती हैं, देखा है, लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं हुए और इंशाल्लाह नहीं होंगे। जो हमारे आइनी हुकूक हैं उनके ऊपर खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह उनका दिफा करना हम लोग जानते हैं। फवाद चौधरी ने आज कहा है कि सिंध के सबसे बड़े दुश्मन सिंध पर राज कर रहे हैं। आखिरी इलेक्शन था जो इन्होंने लड़ा और जीत लिया। 2023 में इमरान खान आएंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप क्या कहते हैं इमरान खान के मुकाबले में आप कोई तैयारी कर रहे हैं? इमरान खान साहब, मैंने तो बताया ना 2018 में इलेक्शन नहीं लड़ा था क्या उन्होंने, जो 2023 में आके लड़ेंगे। तो 2018 में कोई और लड़ रहा था। तो ये तो हम बात करते हैं कि इलेक्शन कोई और लड़ रहा था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आज आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। जब तक फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के वापस फेवरेट नहीं हुए थे तो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू बोजदार साहब के सामने बड़ा क्लियर था और डॉक्यूमेंटेड था। एक ख़त लिखा था उन्होंने बोजदार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से। क्या आज भी वो अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम है या अब उन्होंने भी यू टर्न ले लिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब को ज़रा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं उस ज़माने की बातें नहीं करूँगा जब वो हमारे गुण गाते थे, लेकिन हाँ इस मौजूदा हुकूमत में जब वो वज़ीर इत्तलात से हट के साइड लाइन मिनिस्ट्री में थे तो बोजदार साहब के बारे में क्या कहते थे, पंजाब हुकूमत के बारे में क्या कहते थे, वो भी सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ ये लोग अपनी, आज वो क्या है, फादर्स डे है ना आज, हाँ, तो आज मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब कराची आए थे फादर्स डे विश करने के लिए, तो उन्होंने फादर्स डे विश कर दिया, अब विश करके चले जाएंगे वो। छोड़िए, थैंक यू।